1951 में डिस्कस कर लिया था, प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे बच्चों ध्यान से, तो आप ये पाएंगे कि 1951 में भारत कुछ इस तरीके का था, और अगर आज की बात करें तो आज भारत कुछ इस तरीके का दिखता है। दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या है कि अगर आप 2025 की बात करें तो या फिर 2026 की भी अगर आप बात कर लें तो भारत के अंदर इस समय 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज की तारीख में 2026 की अगर हम बात करें तो भारत देश के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन 1951 में यह हाल ऐसे नहीं। 1951 में हमारे देश के अंदर 27 स्टेट्स मौजूद थे और मात्र 6 यूनियन टेरिटरीज। फिर कैसे नए स्टेट्स, कैसे डिसाइड हुआ कि अब और स्टेट बनेंगे, यूनियन टेरिटरीज और बनेगी, कैसे ये सब हुआ, हमें सबसे पहले ये समझना, ठीक है। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आप ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो इसके इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे अगर आप साउथ में तो आपको देखने को मिलेगा कि वंस अपॉन अ टाइम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब की सब मिला के एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी। इसे कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी की एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर दो तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोग। अगर आप ऊपर चले जाएं, यानी कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं इस वाले इलाके में, तेलंगाना वाले इलाके में और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में चले जाएं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बोली जाती थी तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है सर। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि तमिलनाडु वाले इलाके में चले जाएं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बोली जाती थी मेरे बच्चों तमिल लैंग्वेज। जाने की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि नीचे की साइड अगर आप चले जाएंगे तो पहले यहाँ पे एक मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती, और इस मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर दो लैंग्वेज बोली जाती थी। नॉर्थ के इलाकों में बोली जाती थी तेलुगु, वहीं साउथ के इलाके में बोली जाती थी तमिल। तो सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमें अलग कर दो, हमें अब तमिल बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग ऑलरेडी 1947 में हमें आजादी इतना लेट क्यों मिली, क्योंकि हमारे देश के अंदर यूनिटी, हम आपस में लड़ते हुए, हमारी ये आपस की यूनिटी ना होने के कारण हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, हमारे अंदर यूनिटी ना होने के कारण हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, और ये यूनिटी ना होना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होगी, बहुत बड़ी कीमत चुका इसकी दोस्तों। ऐसे में आजादी मिलने के बाद तो हमने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे, प्यार मोहब्बत होगा, भाईचारा होगा, दूध की नदियां होंगी, सोने के पर्वत होंगे। लेकिन ये क्या देखिए, अब हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी के दो ग्रुप आपस में लड़ गए हैं, तेलुगु बोलने वाले लोग तमिल बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहते। उस टाइम के हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जैसे कि उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों के दोनों इस चीज के एकदम अगेंस्ट कि नहीं, हम ये नहीं करना चाहते, इसे देश की यूनिटी पर खतरा पड़े। लेकिन देखते ही देखते ये जो डिमांड थी ये और भी ज्यादा वॉयलेंट। 1947 से धीमे धीमे करके डिमांड आती गई। तेलुगु बोलने वाले लोगों ने कहा हमें अलग कर दो, तेलुगु बोलने वाले लोगों ने कहा हमें अलग कर दो, लेकिन उनकी बात पहले से इग्नोर हुई। लेकिन फिर 1953 का समय और 1 अक्टूबर 1953 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुत्ती श्रीराम मुल्लू। ये फास्ट अनटू डेथ थे, यानी अनशन। इनने कहा मैं अब खाने का एक कतरा नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक आप तेलुगु बोलने वाले लोगों को तमिल बोलने वाले लोगों से अलग करें। पहले डिमांड छोटी छोटी चल रही थी, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने नहीं मानी। लेकिन फिर एक व्यक्ति पोटी श्रीराम मल्लू जी जो थे वो 5 अंटू डेथ पे बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप तेलुगु बोलने वाले लोगों को तमिल बोलने वाले लोगों से अलग नहीं करोगे।
सरकार ने तब भी ध्यान दिया, लेकिन ना खाने पीने के कारण पोट्टी श्रीराम मल्लू जी जो थे वो शहीद हो गए। उनकी डेथ, और जब उनकी डेथ हो गई तो देखते ही देखते सड़कों पे लोग उतर कि उनके इतने बड़े लीडर की वजह। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि भैया ये तो आपस में लड़ने लगेंगे, ऐसे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश में सिविल वॉर हो सकता है। तब जाके 1 अक्टूबर 1953 में देश का पहला स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लिंग्विस्टिक आधार पे देश का पहला लैंग्वेज बना और देश का पहला स्टेट बना आंध्र स्टेट। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आजादी के बाद कौन सा ऐसा देश है जो लैंग्वेज के नाम पे सबसे पहले बना था, तो तुमको जवाब देना है आंध्र। और वो सिर्फ इसलिए बन पाया क्योंकि पोट्टी श्रीराम मल्लू जी जो थे वो पास टू डेथ अनशन पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना फिर पीऊंगा जब तक आप तेलुगु बोलने वाले लोगों को तमिल बोलने वाले लोगों से अलग नहीं कर देती। फिर अब वही बात हो जाती, घर में जब 2 भाई या 2 बहनें होती हैं तो अगर आपने किसी एक को लॉलीपॉप दे दी, दूसरा भी तो मांगता है कि मुझे भी तो दो, उसको टॉफी मिली, मुझे भी तो मिलनी चाहिए। तो जब यहाँ पे एक स्टेट बन गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो धीमे धीमे करके पूरे देश से ये डिमांडें उठने लगी कि हमें भी अलग स्टेट चाहिए। आखिरकार भारत सरकार ने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और भारत सरकार ने फिर ये बात बोली कि हम अब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देश के स्टेट्स बांटने में तैयार हैं। इससे पहले ये कंफर्टेबल नहीं थे, इनको लगता था कि देश टूट जाएगा, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि नहीं, अगर हमने देश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बांट दिया तो इससे और देश मजबूत बने। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग अलग स्टेट बने। फॉर एग्जाम्पल पहले ये दोनों स्टेट भी एक हुआ करते थे, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात भी एक हुआ करते थे। लेकिन फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया तो ये डिसाइड किया गया कि गुजराती बोलने वाले लोगों को मराठी बोलने वाले लोगों से अलग कर देते, मराठी वालों के लिए महाराष्ट्र बना देते, गुजराती वालों के लिए गुजरात बना देते। ये हो गया। और ऐसे करके कई सारे स्टेट बने, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए मराठा, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटका, मलयालम बोलने वालों के लिए केरला, तमिल बोलने वाले के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, उड़िया बोलने वालों के लिए ओडिशा, बंगाली बोलने वालों के लिए वेस्ट बंगाल। ये सारे के सारे स्टेट बने हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या आपको ये बात समझ, क्या आपको पता चला कि किस तरीके से भारत में लैंग्वेज के नाम पे स्टेट बनाए गए? अगर आपको ये बात समझ में आई तो एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप देकर बताइए फटाफट। एक बार सारे बालक मुझे थम्स अप देकर बताइए। % बालक मुझे समझ में आ जाए। चल, तो ये तो पहली बात हो गई कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने कैसे बनाए दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हम लोग आए तो अगला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? चलो बताओ जरा चैट में, बताइए विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हम भी तो देखें कौन बच्चे का जीके कैसा है। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी? बिल्कुल सही कहा, देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को आप रट लीजिए, भारत देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, कोई भी नेशनल। हाँ, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो भारत देश के पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। एक है हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज और एक है हमारी इंग्लिश ऑफिशियल। तो अगर नेशनल लैंग्वेज एक भी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर हमारे पास 2 है। ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर हमारे पास 2। सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होते हैं? दोस्त, ऑफिशियल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें भारत सरकार के या स्टेट के काम,
ठीक है? भारत सरकार के सारे काम जो होते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में किए जा सकते हैं, यानी वो हिंदी में किए जाते हैं, वो इंग्लिश में किए जा सकते हैं। सर इंग्लिश, अंग्रेजों तो भारत छोड़ो, साइमन तो गो बैक, अब आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना के बैठे हुए हो। दरअसल जब देश आजाद तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो, लेकिन साउथ के स्टेट्स के लोगों ने कहा कि हमें तो हिंदी ना बोलना आती है, ना सुनना आती है, ना पढ़ना आती है, हम तो कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो क्या करें? तो भारत सरकार ने कहा कि आप बात तो सही है, लोगों को तो हिंदी नहीं आती है, क्या करें? माना मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक स्पीक हिंदी, लेकिन इनको तो नहीं आती है। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि आजादी के बाद 1965 तक का टाइम पार्ट, 1965 तक का टाइम हो सकता है तब तक साउथ इंडिया के जो स्टेट के लोग हैं वो भी हिंदी बोलने लगे। तो उन्होंने कहा अभी के लिए काम करते हैं 1965 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना। अब 1965 की आ गई, लेकिन उसके बाद भी साउथ के लोगों ने कहा कि नहीं, हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चाहते हैं, आप हिंदी में दोनों चलने दीजिए। और फिर तब से लेके अब तक, यानी कि 1965 से लेके अब तक ये दोनों लैंग्वेज जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी भारत सरकार के काम हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। अगर आप स्केड्यूल्ड लैंग्वेज की बात करें तो भारत देश के पास इस समय 22 scheduled languages, 22. How many scheduled languages we have? 22. 22 scheduled languages. अरे मेरी जान, 22 scheduled languages में से 17 languages तो आपके भारत के नोट पर ही मौजूद है, 17, जिसमें 2 तो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी, और बाकी 15 आपको नोट के बैक में देखने को मिल जाएंगी, 15। तो आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए कि अगर स्केड्यूल्ड लैंग्वेज 22 है तो नोट पे 17 क्यों है? इसके कई रीजन। पहली बात, ये 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से 17 हमने नोट पे इसलिए छापी क्योंकि बची हुई 5 जो ऐसी उनके स्पीकर्स बहुत कम है, उनको बोलने वाले बहुत। दूसरी बात, जो है भी उनको ये बाकी लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज आती है तो उनका काम चला जाता है। इन 2 रीजंस के कारण हमने उन लैंग्वेजेस को नोट पे नहीं छापा। सर आपने बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती है जिसपे भारत सरकार के काम होते हैं, तो ये भी बता दीजिए शेड्यूल्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो होती है जिसपे तुम भारत देश में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते। इससे सिंपल तरीके से तुमको कोई नहीं बता सकता, इससे सिंपल तुम्हें कोई नहीं बता सकता। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो या वो स्टेट पीएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप 22 में से किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में वो गवर्नमेंट एग्जाम और भी चीजें होती है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी इतना काम सिलेबस से ज्यादा काम। सर अगर आप बता देते कि वो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन सी है तो आपकी एक सुंदर कन्या से शादी हो जाती। लोग पूछो नहीं, यहाँ पर आपके सामने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज मनी नहीं, भारत देश एंशिएंट, क्योंकि इन्हीं से बाकी लैंग्वेज। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। भारत देश क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ लगाती है, एक ही से हाथ जो ये जो मैंने आपको ये पूरा टेबल यहाँ पे रिवाइज करने के लिए बनाया है, ये मैंने यहाँ पे पेयर भी बना कर रखा है, तो आप इसको यहाँ से भी रिवाइज कर सकते। चलिए आगे अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों कोalition गवर्नमेंट। और तो कोalition गवर्नमेंट मेरे प्यारे राजा बेटा बेटी जो है उनको ये ऑलरेडी आता है, लेकिन तब भी तुम्हारा भाई एक बार और डिटेल में पढ़ा है। कोalition गवर्नमेंट को अगर हम समझना चाहें तो इसको यही समझा देते हैं काम करते हैं।
मैं आपको दो किस्से समझाऊंगा। अगर आप बात करें लोकसभा की, ठीक है, अगर आप लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में टोटल 543 सीट्स। यार मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छे से उसको नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड। क्या देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल 543 सीट्स, ठीक है दोस्तों। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये चाहती है अगर कि उसका कैंडिडेट देश का प्राइम मिनिस्टर बने अगले 5 साल के लिए, तो 543 में से कम 272 या उससे ज्यादा उसके कैंडिडेट जीतने पड़ेंगे, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी विनर कहलाएगी और उसका कैंडिडेट देश का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनेगा अगले 5 साल। अब रिजल्ट आया और रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया, मेरी जान। यहां पे अपन देखते हैं रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी इनको मिले 300 वोट, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको मिले 200 वोट और आम आदमी पार्टी इनको मिले 43। बताइए टोटल हो गया 543, टोटल 543 सीट पे इलेक्शन होता है ना, 300 200 500 543 543, ये इलेक्शन का रिजल्ट आया। जीतने के लिए चाहिए 272 और आप देख सकते हैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ये नंबर 272 से ज्यादा है और वो है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इस इलेक्शन का विनर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग इस इलेक्शन के विनर हैं और इनका कैंडिडेट देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 5 साल, ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम लोग आगे कि ठीक है ये तो इजी हो गया, लेकिन एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं रिजल्ट नंबर 2 समझा, रिजल्ट नंबर 81। अब क्या हुआ कि रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया कि भारतीय जनता पार्टी इनके 200 मेंबर जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके भी 200 मेंबर जीते, 200 और 200 कितने हो गए 400, टोटल कितने होने चाहिए 543। आम आदमी पार्टी इनके जीते 143। अब आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये वाला इलेक्शन, बीजेपी, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी, क्योंकि जीत के लिए 272 और 272 के आंकड़े को ऐसे में अब क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों के पास बोलेंगे ना मेरे 272 है ना तेरे 272 है, लेकिन दोनों अगर मिल जाए, मेरे 200 तेरे 200 हो जाएंगे 400, मिलके बनाएंगे सरकार, मेरा प्राइम मिनिस्टर तेरा होम मिनिस्टर, मेरा डिफेंस मिनिस्टर तेरा फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे करके बांट कांग्रेस ने बनाया। तो भैया बीजेपी वाले जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास, बोलेंगे ना मेरे 272 ना तेरे 272, दोनों मिल जाते हैं, तेरे 200 तेरे 143, मिलके हो जाएंगे 343, मिलके बनाएंगे सरकार, मेरा होम मिनिस्टर तेरा डिफेंस मिनिस्टर, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर तेरा एजुकेशन मिनिस्टर। आम आदमी पार्टी वालों ने करना, फिर ये दोनों बात कर लेते हैं कि काम करते हैं अपन दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि ना मेरे पास 272 ना तेरे पास 272, लेकिन अगर दोनों मिल जाएंगे तो मिलके हो जाएंगे 343। मेरा होम मिनिस्टर तेरा डिफेंस मिनिस्टर, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर तेरा एजुकेशन